आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप उस चैप्टर के मकसद को समझिए कि उस चैप्टर को बनाने का क्या मकसद है। जब कोई पार्टनर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, समझिएगा मेरी बात को, जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता ये है कि हम उस पार्टनर का टोटल हिसाब करके देते हैं। अब उस हिसाब में क्या क्या हमको करना पड़ेगा यही आपको सीखना है, ठीक है। क्या क्या हमको करना पड़ेगा ये आपको सीखना है, किस पार्टनर के लिए, जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसको हम क्या क्या देंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब में क्या क्या जाएगा, वो चीज़ें हमको सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता भी है, ठीक है। बस एक आध थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि पार्टनर को देना क्या है, एक्चुअली में हमें इस चैप्टर में क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन को आगे लेकर हम चलेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चनों को किस तरीके से असेंबल करके हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। और इसमें से मैं बताऊं आपको 95% चीज़ें आती हैं, बस 5% चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी है। बाकी सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट में है वही डेथ में भी है, सारा कैलकुलेशन उसी तरीके से होना है, ठीक है। एक जो छोटा मोटा फ़र्क है वो मैं आपको समझा दूंगा, उसी को सीखना है, बाकी सारी चीज़ें जैसे थी वैसी रहेगी, ठीक है। आप समझते हैं कि क्या क्या हमको करना है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले हमको समझना है डिसीज्ड पार्टनर जो मृत साझेदार है, ठीक है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि इसका हिसाब कैसे करना है, क्या क्या इसको देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा मृतक साझेदार का हिसाब करना है, मतलब इसी का हिसाब करना है। इसके साथ साथ कई बार आपको पुराने जो बचे हुए पार्टनर है उसका भी हिसाब करना पड़ जाएगा, तो जितना इसको मिलेगा उतना उसको भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक आधे अमाउंट इसको ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो मृतक साझेदार का हिसाब हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मृतक साझेदार का हिसाब कैसे करना है। तो हमें डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अमाउंट नहीं खींचते, बस आपको समझा रहे हैं। ये डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। आप इसमें सबसे पहले क्या देते हो, इसका जो बैलेंस होता है जो शुरू में इसने लगा रखा होता है इसके बैलेंस शीट में, ये आप इसको दे देते हो, ठीक है, ये आप दे देते हो। उसके बाद क्या करते हो आप, ये अगर इस पूंजी पर इंटरेस्ट की चर्चा हो रही है तो आप इसको क्या देते हो, इंटरेस्ट दे देते हो। लीजिए अमाउंट का भी कॉलम हमने खींच दिया, तो आप क्या कर देते हो, अमाउंट दे देते हो, इंटरेस्ट दे देते हो, राइट ना। फिर अगर आपको सैलरी देने की का मन है, अगर इसमें एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी देना है तो आप सैलरी दे देते हो। उसके बाद अगर आप देते हो कमीशन देना है तो आप कमीशन दे देते हो, ठीक है, क्या देते हो, कमीशन दे देते हो। ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन में दिया रहेगा कि ये सब देना है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं। इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, पेज पेपर पे नोट करते चले जाइएगा। उसके बाद अगर आपको जैसे मान लो किसी भी तरह का प्रॉफिट है, शेयर ऑफ एनी प्रॉफिट, या आप ये कह लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है वो हम दे देंगे। उसके बाद आपको पता है कि जनरल रिजर्व भी एक तरह का प्रॉफिट का पार्ट होता है, वो भी हम पार्टनर को दे देंगे, ठीक है, जो बैलेंस शीट के अंदर रखा रहता है, छोटे मोटे क्वेश्चनों में बाहर भी दिया रहता है। उसके बाद भाई मेरे, अगर मान लो कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई नया परिवर्तन होता है तो एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, और इस रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आपका बनेगा वो आप दे सकते हैं प्रॉफिट का शेयर, ठीक है, ये आपको देना है, ठीक है। उसके बाद क्या देना है, एक और चीज़ आपको देनी है, जैसे अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो वो पैसा देना है आपको, ठीक है। अगर किसी भी तरह का, जैसे अब एक चीज़ और समझना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये आपको पता है, बैलेंस देना पता है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, सीधे बैलेंस शीट से उठाइए और इसको दे डालिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है, जितने दिनों का इंटरेस्ट होगा रेट लगाएंगे, समय देंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे। सैलरी के बारे में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमीशन कोई ज़रूरत नहीं सीखने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है प्रॉफिट है उसको सिर्फ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना है, इसके लिए भी सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनरलिज्म भी सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये हम लोग चेंज इन रेशियो से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी सीखने की ज़रूरत नहीं। जेएलपी के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 50% ही सीखने की ज़रूरत है। जो हमको आप कहेंगे सर इसमें तो सीखने लायक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में कहें तो बहुत आसान है, ठीक है, 2 से 4 क्लास अगर ढंग से हो जाए तो चैप्टर खत्म है, ठीक है, इस चैप्टर में कोई जान नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए, ये बैलेंस आप देंगे, ये इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, जनरल रिजर्व देंगे, रियल एस्टेट में प्रॉफिट होगा वो देंगे, जेएलपी में प्रॉफिट होगा वो देंगे, ठीक है। प्रॉफिट बैलेंस होता है ये, सॉरी, जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और जितनी भी चीज़ें कैपिटल में जाके प्लस होगी वो सब क्रेडिट में लिखाएगा, मतलब बाई साइड में लिखाएगा, ठीक है। अर्थात जो सब हम पार्टनर को देते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ये डिसीज पार्टनर को देते हैं वो सब बाई में लिखा जाएगा। मृतक साझेदार को जो हम देते हैं वो सब कहाँ लिखा जाएगा, बाई में लिखा जाएगा। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ और सीखनी है, ठीक है, ये सब देखिए, ये रिवैल्यूएशन का आपको समय से कोई मतलब नहीं, जनरल जब ऑलरेडी पहले से रखा हुआ बैलेंस है, इसको भी टाइम से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से रखा हुआ बैलेंस है, इसको भी टाइम से कोई मतलब नहीं, कमीशन पहले से रखा हुआ रहेगा या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, जितने दिनों का आपका इंटरेस्ट रहेगा, रेट लगाइएगा, उतने दिनों का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जैसे मान लिया जाए 31/12/20 को बिजनेस का खाता क्लोज हुआ, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, क्लोज हो गया, बिजनेस का खाता क्लोज होने का मतलब फाइनल अकाउंट बन गया, ठीक है, उसका बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, हमने बांट दिया, मान लिया जाए नहीं बांटा है तो हमने बांट दिया, ठीक है। लेकिन मान लो जी कि ये साझेदार, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगला जो बैलेंस शीट, अगला जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो 31/12/21 को बनेगा, ठीक है, साल में एक बार बनता है। मान लो कि ये जनवरी से, ये तो ख़त्म हो गया 2021 जनवरी से शुरू हुआ, ठीक है, नया सेशन 2021 1/1/2021 से शुरू हुआ और 31 मार्च, ठीक है, 2021 को जाकर कोई साझेदार मर जाता है, ठीक है, समझिएगा, कोई साझेदार मर जाता है तो नए फाइनेंशियल ईयर में वो जो साझेदार जो मर गया वो कितने दिन जिंदा रहा, कितने महीने जिंदा रहा, तो 1 जनवरी, फरवरी बीच में 2 महीना और मार्च 3 महीना, 3 महीना जिंदा रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो पहले से रखी हुई है, लेकिन वो जो 3 महीना जिंदा रहा उसे कुछ तो मिलेगा, सोचना, उसे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, कुछ तो, थोड़ा बहुत ही, ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होगा जो 3 महीने का होगा, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या इस थोड़े से प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में एक बार बनता है, ठीक। तो क्या मरे हुए पार्टनर को रखा जा सकता है तब तक कि भाई आप रुके रहो, आप बिल्कुल नहीं जाना है आपको, और जब साल का अंत होगा, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब आप मर जाना, ऐसा संभव है? नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, इन 3 महीने का हम प्रॉफिट कैसे देंगे? ये तो पहले से रखा हुआ है, वो हमने दिया, पुराना है, ये पुराना है, ये रिवैल्यूएशन किया, उसको टाइम से कोई मतलब नहीं, एसेट का और लायबिलिटी का जो वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है उससे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन माय डियर, ये जो 3 महीना ये जिंदा रहा, 3 महीना जो इस नए सेशन में इसने काम किया, या 2 महीना काम किया, या 4 महीना काम किया, ठीक है, उसको क्या मिला? कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस या कुछ लॉस कमाएगा, ठीक है, कुछ तो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा। तो भाई जो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, देना है, प्रॉफिट तो देना है, क्या देना है? प्रॉफिट तो देना है। आपको ये प्रॉफिट तो दिया है सर, ये पहले से रखा रहेगा बैलेंस शीट में, वो है जो पहले से है, पुराना है, जो हम अभी तक नहीं बांटे हैं वो हमने दिया है। लेकिन भाई मेरे, ये जो 3 महीना जिंदा रहेगा उसको हम क्या देंगे उसके बदले में, ठीक है, कुछ तो कमाएगा बिजनेस, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 2 लाख, 3 लाख, कुछ तो बिजनेस कमाएगा 3 लाख 3 महीने में, ठीक है। तो हम जो प्रॉफिट देंगे उसे वो सस्पेंस अकाउंट मान कर देंगे, वो अकाउंट बना नहीं है लेकिन फिर भी हम देना चाहते हैं 3 महीने का प्रॉफिट। तो सर अकाउंट नहीं बना है तो कैसे प्रॉफिट दीजिएगा? 2 आधार है, पिछले साल का हम देख लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, 1 आध साल में बहुत का अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे बिजनेस डाउन होती है, धीरे धीरे बिजनेस अप होती है, ठीक है, वो एकाएक नहीं होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझिए। तो भाई जो पिछले साल का प्रॉफिट है, कुछ सालों का आप एवरेज लेकर दे सकते हो, 3 महीने का प्रॉफिट मान लेते हैं, ये मान कर देने वाली बात है, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये मान कर दे रहे हैं हम, ठीक है। या फिर मान लो कि विक्रय के आधार पे हम दे दें कि हम इतना बेचते थे, पिछले साल हमने इतना बेचा तो इतना प्रॉफिट हमने कमाया, ठीक है। तो चलो मान लिया जाए कि 3 महीने में जितना भी सेलिंग हुआ है हम मान लेंगे कि उसका भी उतना % हम कमा लेंगे, ठीक है, मान कर दे रहे हैं। तो जब हम मान कर दे रहे हैं तो हम लिखेंगे PL सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपको लगता है कि यहीं पर एक चीज़ है जो हमको सीखना पड़ेगा, जी, यही आपको सीखना है, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं सीखना है।
ठीक है, कुछ नया नहीं सीखना, यही एक नई चीज़ आपको सीखनी, और ये बहुत आसान है, ठीक है। किस तरीके से हम पीएल सस्पेंस अकाउंट से पैसा निकालते हैं, मतलब पीएल सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से मानकर हम जिस साल में करंट ईयर में जो बंदा डेथ कर गया, 3 महीना 2 महीना में डेथ कर गया, नए सेशन में जितना महीना वो ज़िंदा रहा, मेरी बात समझना, जितना महीना वो ज़िंदा रहा उसके अनुसार उसको कितना पैसा मिलेगा ये मान कर देंगे। इसलिए हम लिखेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना, लिख देते हैं ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, करंट ईयर टिल डेथ, करंट ईयर में मरने के दिन तक जो प्रॉफिट हम देंगे वही है, ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, या यहाँ सीधे लिख देता हूँ टिल डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, मरने के दिन तक, है ना, है जी, समझ में आ गया, ये हम दे देंगे। तो ये चीज़ हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी चीज़ें हम आपको आती हैं और हम जान चुके हैं, हम जानते भी हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप बेसिक सा थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है भाई। तो एक तो ये हो गया कि हम ये सब चीज़ें इसको देंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हम इससे लेंगे भी। एक और चीज़ है, यहाँ जगह की कमी है, इसीलिए मैं इसमें मिटा दूँगा कुछ। मान लो कि सैलरी कमीशन को यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक, लो सैलरी कमीशन को इसी में अटैच कर दिया है, अब बस समझ लेना। एक और चीज़ है जो हमको देना पड़ता है, वो है गुडविल में पैसा, शेयर। चूँकि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ऑटोमेटिक सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, वो फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं लेगा, ठीक है, बिजनेस से प्रॉफिट नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि उसका शेयर खत्म हो गया, उसका शेयर सेक्रीफाइस हो गया, और जो शेयर जिसका सेक्रीफाइस हो गया उसके लिए उसको कंपनसेशन अमाउंट चाहिए, और कंपनसेशन अमाउंट के लिए गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है, और जो बंदा इसके शेयर को गेन करेगा वो बंदा इसको शेयर ऑफ गुडविल देगा, किसको? डेथ करने वाले पार्टनर को। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंपनसेशन के लिए जो गुडविल हम लगाएंगे, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर कर लेंगे या रिमेनिंग पार्टनर कर लेंगे जो इसको शेयर देगा, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, गेन रेशियो, शॉर्टकट में रिमेनिंग पार्टनर गेन रेशियो, ठीक है, जो शेयर कंपनसेशन करके देगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जगह की कमी है, फॉर गुडविल, ठीक है, गुडविल जो कंपनसेशन के लिए लगाया जाएगा उस गुडविल के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं वो गेन रेशियो में इसको शेयर देंगे, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, आप पहले से भी जानते, रिटायरमेंट के समय में भी आप जानते हैं, देखे होंगे कि जो नया पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, जो बंदा इसके शेयर को गेन किया, ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को एज ए कंपनसेशन शेयर के लिए, जो शेयर उसका छोड़ रहा है बिजनेस में, उस शेयर के लिए जो पार्टनर बचा हुआ है, जो पार्टनर उसके शेयर को गेन करेगा वो कंपनसेशन करके देगा, अपने अकाउंट से काटवा लेगा पैसा और रिटायरिंग पार्टनर को दे देगा, ठीक है। तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर है वैसे ही डेथ पार्टनर भी है, ठीक है, याद रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये भी हमको देना पड़ेगा। तो जब भी कोई बंदा डेथ करता है, ठीक है, तो तुरंत आप देखिए कि उसका शेयर कितना है, और शेयर कितना है तो उसके बराबर कंपनसेशन अमाउंट लगाया गया है कि नहीं लगाया। ये सब चीज़ें तो आपको पता है, ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड रहती है, ये कैलकुलेटेड रहती है, ये कैलकुलेटेड रहती है। इसका कैलकुलेशन कई बार हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का करना पड़ता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर रहता है, इसलिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जेएलपी के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसके लिए ज़रूरत है। और आप जानते हैं ये जो गुडविल है, ठीक है, जो गुडविल है, जो पार्टनर जाता है, तो ये सब चीज़ें प्रॉफिट है, और गुडविल क्या है? कंपनसेशन है, राइट ना। तो कंपनसेशन हम करके देते हैं। कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि भाई मेरा शेयर अगर आपके बिजनेस में ख़त्म हो रहा है, मतलब मैं आपके बिजनेस से शेयर नहीं लूँगा, मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, तो मेरे शेयर और प्रॉफिट के बदले में मुझे गुडविल का वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे कंपनसेशन चाहिए, और जो बंदा मेरे शेयर को लेगा वो कंपनसेशन करके देगा। इसके अलावा इस पार्टनर के, जो पार्टनर मर गया है, तो उसकी कुछ माइनस वैल्यू भी होंगी जो कैपिटल से माइनस होगी। जैसे मान लो कि यहाँ अमाउंट ले रहा हूँ मैं, जैसे ड्राइंग, ठीक है, अगर उसने ड्राइंग कर रखा है तो उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई, हम ऐसे टिक लगा दे रहे हैं। अगर ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट है तो वो भी आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अगर किसी तरह का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस,
ठीक है, कोई लॉस है तो डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन से अगर आपको लॉस आ रहा है, ठीक है, तो वो भी देंगे। उसके अलावा कई बार ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अपने प्रॉफिट के तौर पे बांट के दिया है ना, मान लो कि पिछले कई सालों से लॉस चल रहा है तो हम लॉस मान कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एज ए लॉस काम करेंगे, ठीक है, टिल डेथ तक का हम देंगे उसको, राइट ना। उसके बाद हम कर देंगे इसका बैलेंस, जोड़ कर ले आएंगे उठाकर, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए, जोड़कर हम ले आएंगे उठाकर। और जानते हैं पार्टनर तो मर गया है, पार्टनर के अकाउंट में थोड़ी हम देंगे, मेरी बात ध्यान से समझिए, पार्टनर तो मर गया भाई, पार्टनर मर गया, ठीक है। ये सारा अमाउंट हम जोड़ लेंगे, उठा के हम उसको यहाँ ले आएंगे, पार्टनर तो मर गया, ठीक है। और ये सब जो माइनस अमाउंट है ये सब घटा देंगे, ठीक है, पार्टनर तो मर गया, ठीक है। पार्टनर को थोड़ी जाएंगे कब्रिस्तान में जाएंगे उठा कर, भाई ये तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये ले लो, नहीं ना। पार्टनर के जाने के बाद उसका एक लीगल उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, क्या होता है, लीगल उत्तराधिकारी होता है, जिसको एक्सिक्यूटर कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में, ये पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पैसा, जो हम इसका बैलेंस करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तब इसके अकाउंट में जाकर इसको पेमेंट कर देंगे, किसको, उसको बुलाएंगे, जो इसका उत्तराधिकारी है उसको बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई तुम्हारा जो पार्टनर था, हमारा जो पार्टनर था सॉरी, और जो तुम्हारा रिश्तेदार था वो मर गया, अब उसका अकाउंट हमने बनाया था और तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र करूँगा क्योंकि वो मर गया है, ठीक है। तो तुम्हारा एक छोटा सा अकाउंट खोलेंगे हम और ये पैसा पहले तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस का मतलब ये सब को लाएंगे और सब घटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब यदि हो सकता है कि हमारे पास पैसे हो तो हम पेमेंट कर देंगे, नहीं पैसे हैं तो एक्सिक्यूटर का अकाउंट बनाकर, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में, एक्सिक्यूटर के अकाउंट में, ठीक है। ये भी एक तरह का बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, उसको पे करना पड़ेगा। और सभी लायबिलिटी का पैसा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो इसके क्रेडिट में, इस अकाउंट के क्रेडिट में ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर मर गया है। इसके उत्तराधिकारी को पेमेंट करेंगे तो इसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में हम पेमेंट करेंगे, तो इसका जो बैलेंस है ना, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर इसका अकाउंट बनाना है छोटा सा, बहुत छोटा सा, और उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि हम कुछ पैसा लोन में भी रख लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्वेश्चन में समझा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना रखिएगा याद कि कोई पार्टनर अगर मर जाता है, ठीक है, तो उसका एक उत्तराधिकारी होता है, उसको पेमेंट किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और हमेशा कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, राइट ना, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है पॉजिटिव। ये सब चीज़ें आप बेसिकली याद रखिएगा, हर जगह काम आता है, ठीक है। हर वो चीज़ मैं इसी पे समझाता हूँ, इतने चीज़ पे समझा देता हूँ, ठीक है, हर सारी चीज़ें, है ना। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हम सिर्फ ये सीखेंगे पहले, ठीक है, कि प्रॉफिट टिल डेथ कैसे निकालते हैं, राइट ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ कब से कैसे निकालते हैं, नोट करिए। सारी चीज़ें वही होंगी जो मैंने आपको पहले बता रखा है ना, जो सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है, देना है पार्टनर को कैसे देना है, पुराना प्रॉफिट है कैसे देना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है और सीखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आप एक चीज़ सीख लीजिए कि शेयर ऑफ टिल डेथ कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर हिज टिल डेथ, ठीक है भाई। इसके दो आधार हैं, एक तो आप ये पता कर लो कि आप समय के अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, या आप विक्रय के आधार पर लेना चाहते हो। नोट मत करना, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ हम क्वेश्चन में ही समझा देंगे आपको, है ना। बस इन चीज़ें थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर किसी प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, किसी का भी
क्रेडिट बैलेंस से अगर आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, तो वो चला जाएगा डेबिट में और उसकी जगह पे पार्टनर आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आप समझना। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को मैं पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दूँ जो मर गया है, ठीक है। तो इसका बेसिक बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए हम इसको उठा के क्या कर देंगे? डेबिट में कर देंगे और इसकी जगह पे हम किसको ले आएंगे? पार्टनर को ले आएंगे क्रेडिट में, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अगर आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है, तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट सिर्फ मरने वाले पार्टनर के लिए, बाकी जो जिंदा है उसको तो मिलेगा ही जब साल खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो एंट्री में लिख देंगे नरेशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, ठीक है। नोट करिए भाई, एंट्री नोट कर लीजिए, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये नोट करने का ज़रूरत भी नहीं, मत करिए। एंट्री नोट कर लीजिए कि पीएल सस्पेंस अकाउंट का एंट्री क्या होता है। चलिए अब सीधे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे और जो साझेदार मर गया है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका बैलेंस था क्रेडिट और हमने इसको ट्रांसफ़र किया है मरने वाले पार्टनर को, इसीलिए मरने वाला जो पार्टनर है वो क्रेडिट में आ गया और ये चला गया डेबिट में। किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो चला जाएगा डेबिट में और उस जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो क्रेडिट में आ जाएगा। यही चीज़ आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, अगर वो अपना बेसिक वैल्यू क्रेडिट होता है, बेसिक चीज़ें क्रेडिट बैलेंस में है, अगर उसका क्रेडिट पॉजिटिव होता है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप इस क्रेडिट बैलेंस को बांटना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप डेबिट में लिखोगे और जिसको आप देना चाहते हो उसको आप क्रेडिट में लिख दोगे, मतलब उसकी जगह पे वो आ जाएगा और ये अपोजिट में चला जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे लेते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बिना किसी रूल के मैं समझा रहा हूँ, आप बिना कुछ पढ़ाए हुए समझा रहा हूँ, ठीक है, और बस इंटरव्यू आपको समझाया हमने। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी तरह के रूल की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई रूल की ज़रूरत नहीं, बस आप समझिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। कहता है ABC फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है, छोटी छोटी बातें मैं नोट कर ले रहा हूँ। ABC बराबर के पार्टनर, बराबर मतलब 1:1:1, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ लेता हूँ तो 1/3 1/3 और 1/3 होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रत्येक जिनकी बहियाँ मतलब खाता, और खाता बही जो है फाइनल अकाउंट जो है 31 दिसंबर को बंद होती है, ठीक है। तो लास्ट 31 दिसंबर को खाता क्लोज हो चुका है, ठीक है, 31 दिसंबर को खाता क्लोज हो चुका है, कोई भी साल हो लेकिन 31 दिसंबर को खाता क्लोज हो गया और नया जो खाता स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से शुरू हुआ। ये बात आप समझ गए कि पुराना खाता बंद हो चुका है, 1 जनवरी से नया खाता शुरू हुआ। अब समझिए इसमें क्या कहता है, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021, ठीक है, इस डेट को ए मर गया, ए डिजीज हो गया, ठीक है, मर गया बेचारा, है ना, ए मर गया। कितना दिन जिंदा रहा आपको पता है? कितना दिन जिंदा रहा भाई? 31 दिसंबर को खाता क्लोज हुआ पिछले साल और ये जो सेशन शुरू हुआ 1 जनवरी से शुरू हुआ। 1 जनवरी 2021 जिंदा रहा, मतलब जनवरी पूरा जिंदा रहा, फरवरी पूरा जिंदा रहा और मार्च पूरा जिंदा रहा और मार्च के लास्ट दिन में मर गया, मतलब मार्च पूरा रहा, ठीक है। कितने महीने हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना वो जिंदा रहा। और खाता कितने महीने बाद बनेगा? आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट कब बनेगा? फाइनल अकाउंट फिर बनेगा 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है, राइट। तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट कैसे देंगे भाई? खाता तो 12 महीने बाद बनेगा, मतलब 9 महीने बाद बनेगा, 3 महीना हो चुका है, 9 महीने बाद बनेगा, ठीक है। तो इसके डेथ बॉडी को आप रख लीजिए और कहिए 9 महीने बाद अपनाना, ठीक है।
9 महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा, ऐसा नहीं होता। तो भाई यहीं पर आपको पेमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि आप इसे कितना पेमेंट कर रहे हैं 3 महीने का। मेरी बात समझे आप? 31 दिसंबर को खाता क्लोज होता है, 31 दिसंबर को सारे खाते बंद हो गए, तो 1 जनवरी 2000 है ना 21 से आपका नया सेशन शुरू हुआ। जनवरी पूरा रहा, ठीक है, और फरवरी भी पूरा रहा, ठीक है, और मार्च भी कंप्लीट करके वो मर गया, ठीक है, मार्च कंप्लीट किया ना, 31 मार्च को मर गया, मतलब कुल मिला के 3 महीना वो जिंदा रहा। और खाता जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो पूरे 12 महीने का बनता है, तो ये 3 महीने का खाता नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम मान कर इसको 3 महीने का प्रॉफिट दे देंगे। अब ये मानना क्या है, यही आपको सीखना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको मानना है। क्वेश्चन जैसा कहे वैसा मान लेना, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा 10 साल का प्रॉफिट उठा के दे दो, दे देंगे। क्वेश्चन कहेगा सेल के अनुसार दे दो, दे देंगे। जैसे कहेगा क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। प्रश्न में क्या लिखा है वो जरूर पढ़िए। प्रश्न में लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है और सारी बातें साफ साफ लिखी हुई, ठीक है। प्रश्न में लिखा है कि मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ के हिस्से की गणना, मृत्यु की तिथि तक मतलब यहाँ तक इसके लाभ में हिस्से की गणना, लाभ में हिस्सा जो 3 महीना तक वो काम किया, 3 महीना में क्या कमाया उसमें हिस्सा, 3 महीना में कमाया हुआ पैसा हम निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पूरे महीने साल भर के बाद बनता है। मतलब प्रॉफिट हम कब निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है साल के अंत में, ठीक है, एंड में बनता है। तो आप साल का अंत थोड़ी है, ये तो अभी 3 महीना गुजरा था, दिसंबर में जाके खाता बनेगा, तो 3 महीना का कैसे देंगे। अब ये जैसे आपको कहेगा वैसे दे दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ के हिस्से की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। हम कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। पिछले 3 वर्षों का आप औसत लाभ निकाल लीजिए, उसमें से इसको शेयर दे दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम पिछले 3 महीने का 3 साल का एवरेज निकालते हैं, ठीक। हमारे पास पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, पिछला, अगला तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, पीछे से मान कर कुछ दे देंगे, भाई ले भाई पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ उतना इस साल भी प्रॉफिट होगा, इसीलिए 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के इसमें से दे दो, ठीक है भाई। पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल लो, उसमें से दे दो, ठीक है। जैसे भी कहे क्वेश्चन कहता है पिछले 3 साल का आप एवरेज निकालिए, तो आप निकालिए एवरेज निकालने आता है ना आपको, ठीक है। ये सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। देखो 8,000, 11,000 और 17,000 कितना होता है भाई, 8, 11, 19, 7, 26, 36,000, 3 से भाग लगा देंगे तो 36,000, 3 से क्यों, 1, 2, 3 से 12, 3, 36,000, ठीक है। ये ईयरली है, ठीक है। 1 साल का एवरेज बनता है 12,000, ठीक है। एवरेज निकालना हमारे हिसाब से ज़्यादा उचित है, ठीक है। देख लीजिए ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता ही रहता है, तो औसतन आप चेक कर लीजिए, 12,000 औसतन आप कमाते हैं हर साल। तो आप मान लेंगे कि इस साल भी जो हमारा सेशन चल रहा है 2021 वाला, इस साल भी हम 12,000 ही कमाएंगे, ठीक है। यही कहता है, मान लीजिए, ठीक है। कहता है पिछले 3 साल का जो एवरेज चल रहा है ना, उसको भी आप मान लीजिए कि इस साल उतना ही प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। तो इस साल उतना ही प्रॉफिट होगा, मतलब ये पूरे 12 महीने में आप 12,000 ही कमाएंगे, और जो नया बंदा जो डेथ कर गया है वो 3 महीना में ही डेथ कर गया, ठीक है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, फिर से समझे। ये बंदा मरा कब, 31 मार्च 2021 को, ठीक है, मतलब 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ ड्यूरेशन में मर गया, ठीक है, 3 महीने के ड्यूरेशन में मर गया, ठीक है ना। अब इसको 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो हम कह रहे हैं भाई 3 महीने का तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते ही नहीं है, अभी तो 3 महीना पहले ही ख़त्म हुआ है सारा काम झंझट, ठीक है। तो कहता है कुछ तो मान कर दो, तो मान लेंगे कि हम पिछले 3 सालों में जो एवरेज औसतन कमाए हैं वो इस साल भी हम कमाएंगे, ठीक है। इस साल भी कमाएंगे, मतलब ये तो पूरे साल का है, देखो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 3 से भाग लगा, तो ये तो 1 साल का हो गया ना, पूरे साल का। मतलब इस साल भी हम उतना ही कमाएंगे जितना हम 12,000 औसतन कमा रहे थे, तो हमने कहा कि 12,000 हम ईयरली कमाएंगे। तो ये जो 2021 है ये पूरे 12 महीने का 21 होता है, हाँ जी, 2021 12 महीने का होता है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉफिट है पूरे 12 महीने का है, ठीक है, चूँकि ये पूरा ईयरली है, मेरी बात समझिए, ये ईयरली है, मतलब 2021 के पूरे साल का 12,000 मान रहे हैं हम, ठीक है। 2021 ही नहीं, पिछले 3 साल जो था सब में हम 12,000 ही मान रहे हैं,
ठीक है, साल भर का मतलब 12 महीने का। तो अगर ये 12 महीने का 12,000 है, ठीक है, तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर ये 12 महीने का 12,000 है, ठीक है, ध्यान से समझना, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, चूँकि हमें 3 महीने का निकालना। समझिए, 12 महीने का 12,000 है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीना आ जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे तो 3 महीना हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने का प्रॉफिट निकल गया, मतलब 1 जनवरी 2021 से लेकर, ठीक है, 1/1/2021 से 31/3/2021 तक का 3 महीने का निकल गया। ये हम क्या माने, एवरेज क्या है, ईयरली है, 1 साल का 12,000, 1 साल का 12,000, तो 1 साल का अगर 12,000 है तो हमको तो 3 महीने का कहना चाहिए, 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। आप जो पिछला साल क्लोज हुआ है उसका तो पूरा हिसाब क्लियर है ना, एक को भी मिला होगा, ठीक है। हमको तो ये जो जिंदा रहा है 3 महीना, उसका प्रॉफिट हमको निकालना है। तो 12 महीने का अगर 12,000 होता है तो 1 महीने का कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 महीने का कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे। तो ये जो 3 महीने का जो प्रॉफिट आप निकाले हैं ना, पूरे लोगों के लिए पूरा प्रॉफिट है बिजनेस का। ये बिजनेस का पूरा 12 महीने का प्रॉफिट, ये बिजनेस का 3 महीने का प्रॉफिट। अब पूरे 3 महीने के बिजनेस के प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर हो जाएगा 1/3, ठीक है भाई। अरे बात समझिए, फिर से समझो, पूरे 12 महीने का 12,000, ठीक है, तो 1 महीने का इतना, 3 महीने का इतना, पूरे बिजनेस का निकल गया 3 महीने का प्रॉफिट। और ये जो डेथ किया है उसका शेयर कितना है, 1/3। इससे इसको काट देंगे, 12 कहीं 12 काट देंगे, 1,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है जो इसको देना है। एंट्री कर दीजिए, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ एंट्री कर दे रहा हूँ, तो एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में आप लिख दीजिएगा जो हमने आपको शुरू में लिखवाया था, है जी, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, नोट करिए। कुछ था, कुछ नहीं था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करके दे देना, जल्दी करो। इसके एग्जाम्पल बने हुए हैं, पीछे देख लीजिएगा, अगर कुछ परसेंट आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। एंट्री पास करना ज़रूरी था, एंट्री पास करेंगे तभी तो आगे अकाउंट भी बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे समझना है। कहता है राम मुरली श्याम, लिख लीजिए, राम मुरली और श्याम, जो ज़रूरी चीज़ है वो लिख लेंगे, ठीक है, पार्टनर है। लेकिन आपको नहीं बताया कि रेशियो क्या है, तो रेशियो अगर नहीं बताएगा तो क्या माना, 1:1:1, अपने मन से 1/3, 1/3 और 1/3, ये हो गया। आगे बढ़िए, श्याम की मृत्यु 28 फरवरी को हो गई, ठीक है, श्याम डेथ कर गया, ठीक है, डिसीज्ड हो गया, कब, 28 फरवरी को 2021 को, ठीक है। पिछले लेखांकन वर्ष की समाप्ति से मृत्यु तक उसके लाभ में हिस्सा निकालना है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो आप समझना है कि कोई साल शुरू होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 1 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो ये जो सेशन है शुरू हुआ होगा 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी पूरा और फरवरी पूरा, 2 महीना, ठीक है। तो ये जो मंथ का ड्यूरेशन है 2 मंथ का, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो हमें 2 महीना ये जिंदा रहा है, ठीक है। हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसमें 2 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि 2 महीना जिंदा रहा है, और उसके बाद उसका शेयर निकाल देंगे, ये आपको समझना है। अब जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा प्रॉफिट आपको लेना है। क्वेश्चन से पूछिए कौन सा प्रॉफिट लेना है भाई, क्योंकि 2 महीने का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे नहीं। ये कहता है कि हिस्से का मूल्यांकन मृत्यु के पूर्व के 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ के आधार पर करना है। मतलब 3 साल का औसत लाभ निकाल लीजिए। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको पता है ना, पहले इस साल का नहीं पता है, लेकिन पिछले 3 साल का तो पता है, 17,000, 18,000 और 19,000, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 45, 9, 54,000 रुपया होगा। तो 54,000 आपका टोटल है, ऐसे भाग लगा देंगे तो 18,000 का एवरेज है, ठीक है। और एवरेज भी पर एनम ही होता है, 1 साल का। 3 साल का है, 3 से भाग लगा दिए तो 1 साल का हुआ ना, तो 1 साल का आप 18,000 है,
ठीक है। तो 1 साल का 18,000 है, लेकिन हमको जो चाहिए वो 2 महीने का चाहिए, 1 साल का नहीं चाहिए भाई, ये 2 ही महीना ज़िंदा रहा और 2 महीना का फिर इसका शेयर चाहिए। 2 महीना का, ये 1 साल का पूरे फॉर्म का प्रॉफिट हुआ, 2 महीने का पूरे फॉर्म का प्रॉफिट होगा, तो पूरे फॉर्म का प्रॉफिट हम श्याम को थोड़ी देंगे, श्याम का जो हिस्सा होगा वो देंगे, ठीक है ना। तो हम सीधे श्याम का शेयर निकाल देते हैं। अब हम हमारे पास प्रॉफिट पता है ना भाई, श्याम शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो ये 18,000 पूरे साल का, अब समझना 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का, 2 महीना ज़िंदा रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, अब फिर ये पूरे फॉर्म का 2 महीने का हो गया, फिर इसका शेयर से गुना कर देंगे तो इसका शेयर हो गया। ये पूरे फॉर्म का हो गया, ये पूरे फॉर्म का बिजनेस का 18,000 रुपये 1 साल का, 12 से भाग लगाए 1 महीने का, एक महीने का पूरे फॉर्म का, 2 से गुना किए पूरे फॉर्म का 2 महीने का, और इसका 1/3 शेयर बनेगा। काट कूट कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 3 इकाई 3, 1,000 रुपये आएगा। और इसका भी आपका आंसर निकाल देना। पेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू श्याम, हिसाब सब श्याम के कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। लास्ट में जब हिसाब फाइनल हो जाता है तब उसके उत्तराधिकारी को बुलाकर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। अमाउंट में आप दिखा देना 1,000 करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, चलिए इसे नोट कर लो। तरीके से बनी रही है हमारे साथ, और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें किताब के अलावा हमको अपने दिमाग से पढ़नी चाहिए, ठीक है। और रूल्स नहीं पढ़ने, रूल्स होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको बस थोड़ी थोड़ी बातों को समझना है, बातों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो रूल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एवरेज ईयरली होता है, ईयरली का मतलब होता है 12 महीना, और 12 महीने में अगर हमको 2 महीने का चाहिए तो हम 2 महीने का निकाल सकते हैं। 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का होगा, 2 से गुना कर देंगे तो 2 महीने का हो जाएगा। जैसा हमने कई क्वेश्चन में, अभी 2 क्वेश्चनों में हमने किया, 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, तो ये पूरे फॉर्म का होगा। और फिर जो साझेदार, जिस साझेदार के लिए हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उस साझेदार के शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अलग से हमको रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि कौन सा प्रॉफिट, किस प्रॉफिट में शेयर देना है। जिस प्रॉफिट में शेयर देना है वो प्रॉफिट ढूंढ लीजिए, वो कितने का है। 2 महीना का हमको प्रॉफिट चाहिए, फिर 2 महीने के प्रॉफिट में मरने वाले का शेयर चाहिए, ठीक है भाई। और एंट्री तो आपको पता ही होगा, पीयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो मरने वाला साझेदार है उसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए, इसका इलस्ट्रेशन बना हुआ है, आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। और इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जब तक आपके दिमाग में सारी बातें सेट न हो जाए, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।